ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपको यहाँ पे दिया है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अगर हम बात करें कि वो किस पे चलती है तो उसको लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी बोलेंगे। तो हम चेक करते हैं हमारी इकोनॉमी किन किन चीज़ों पे चलती है और किन के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, यानी एक नेशन की इकोनॉमी का काम किन किन चीज़ों के बगैर नहीं चल सकता। So we use different materials and services in our daily life. Some of these are available in immediate surroundings while other requirements are met by bringing things from other places. रोज के रोज हम कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, कुछ हमारी सराउंडिंग से ही हम चीजें मैम यूज कर लेते हैं। हाँ जी कृष्णा। मैम पेज नंबर क्या है? कृष्णा आप चेक कर लीजिए इंडेक्स में प्लीज। 7th चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हाँ जी। सो कुछ चीज़ें हम इमीडिएट सराउंडिंग से ले लेते हैं और कुछ चीज़ें हम दूसरी जगहों से मंगवा के उन्हें यूज़ करते हैं। सो गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। कुछ भी सामान है वो अपने आप तो नहीं उठ के जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, उसे नहीं पता किसको उस सामान की ज़रूरत है। So movement of these goods and services from their supply locations to the demand location necessitate the need for transport। कि जो ये आपकी मूवमेंट है गुड्स की, क्योंकि करवानी पड़ती है जहाँ से सप्लाई होनी है एंड जहाँ पे डिमांड है, इन चीज़ों की मूवमेंट करवानी पड़ती है। तो वो मूवमेंट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट की नीड अराइज हो जाती है। सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। अब कुछ लोग इन्हीं ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में ही काम करते हैं और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स who make the products come to consumers by transportations, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। The pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as एक्सक्यूज मी their मैम। movement over the space। हाँ जी। मैम मेरी बुक्स में सिर्फ 5 चैप्टर हैं। आपके तो हमारे पास जो लोग इन सामान को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं उनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं एंड ट्रेडर्स ही सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। 10, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री की कि वो कितना जल्दी डेवलप हो रहा है, अगर हमें वो पेस चेक करनी है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उन गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी मूवमेंट हो रही है उससे किसी कंट्री की पेस पता लगती है। Therefore, efficient means of transportation are prerequisite for the fast development। तो अगर हमें किसी देश की डेवलपमेंट अच्छे से करनी है, फास्टली करनी है, तो हमारे पास एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। तो अभी तक हमने सीखा कि अगर हमें एक देश की डेवलपमेंट करनी है तो हमें ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। So movement of these goods and services can be over 3 domains of our earth। अब कैसे मूवमेंट करोगे? कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, या तो आप लैंड के थ्रू मूव करोगे, या पानी के थ्रू करोगे, या एयर के थ्रू करोगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन 3 तरीकों से ही हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दीज जो ट्रांसपोर्ट है हम उनको क्लासिफाई करते हैं लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट में। अब लैंड में अगर हम देखें तो क्या आता है? हम रोड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हम रेलवेज के थ्रू कर सकते हैं, या पाइपलाइंस के थ्रू कर सकते हैं। वाटर में देखें तो या तो हम डोमेस्टिक वाटर में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जिसको हम इनलैंड वाटर्स बोलते हैं, या फिर ओवरसीज मतलब हम दूसरी कंट्रीज में भी सामान भेज सकते हैं थ्रू सी रूट। और एयर की बात करें तो भी 2 तरीके के हैं। डोमेस्टिक एयरवेज हमारे पास होती है, इंटरनेशनल एयरवेज होती है। डोमेस्टिक एयरवेज मतलब जो एक कंट्री के अंदर अंदर ही फ्लाइट्स जाती हैं, और इंटरनेशनल जो कंट्री के बाहर जाती हैं। अब डोमेस्टिक एयरवेज में भी 2 तरीके की एयरलाइंस होती हैं, एक तो पब्लिक अंडरटेकिंग एयरलाइन होती है, एक प्राइवेट अंडरटेकिंग होती है। पब्लिक यानी कि वो एयरलाइंस जो कि गवर्नमेंट के अंडर है, प्राइवेट जो किसी इंडिविजुअल के अंडर है। तो ये हमारे पास बेसिकली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो बहुत ज़रूरी है एक देश की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब तक सामान इधर से उधर नहीं जाएगा तो हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। For a long time, trade and transport were restricted to a limited space. With the development in science and technology and the area of influence of trade and transport expanded far and wide, today the world has converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport। क्योंकि इतने
समय पहले जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही लिमिटेड होता था, ट्रेड जो है वो हम बहुत ही लिमिटेड चीज़ों का कर सकते थे। बट अभी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि कहीं पे भी कुछ भी पहुंचाना हो बहुत ही फास्टली हमारे पास आ जाता है। Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. Therefore, transport and communication and trade are complementary to each other. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो बट कम्युनिकेशन अच्छा ना हो तो ट्रेड हो ही नहीं सकता। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड की बात करें तो तीनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ प्लीज साथ के साथ अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाइए, बिकॉज इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके आराम से चैप्टर से ही निकल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी हमारा ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो पाएगा और तभी हमारा ट्रेड भी अच्छा हो पाएगा। Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity, linguistic, socio-cultural plurality. मतलब हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, इतने वास्ट साइज की कंट्री है, इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पे लोग रहते हैं, इतनी डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं, कल्चर हमारा अलग है, फिर भी हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है? बिकॉज ऑफ द ट्रेड, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। So railways, airways, waterways, newspaper, radio, television, cinema, internet have been contributing to its socio-economic progress in many ways. So ये जितने भी तरीके हैं, चाहे हम रेलवेज के थ्रू इंफॉर्मेशन या सामान इधर उधर जो गुड्स हैं इधर उधर पहुंचाएं, या एयरवेज या वाटरवेज या न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो, टेलीविजन, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। The trades from local to international levels have added to the vitality of the economy. It has enriched our lives and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of the life. तो जितना भी हमारा ट्रेड है, चाहे वो लोकल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, ये सब ट्रेड की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज ऐड हुई हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी फैसिलिटीज आई हैं, बहुत सारे कंफर्ट आए हैं हमारी लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड. So in this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as the lifeline of our nation and its modern economy. मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारे मॉडर्न मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के, वो कैसे हमारी लाइफ में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, हमारी जो मॉडर्न लाइफ है कैसे उनकी वजह से सस्टेन कर रही है, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, it is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is prerequisite for local, national and global trade for today. तो अभी तक हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ी है उससे एक बात तो हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का नेटवर्क बहुत ही डेंस है, मतलब फैला हुआ है, घना है, डेप्थ तक जा चुका है, तो हमारा जो लोकल ट्रेड है, जो नेशनल ट्रेड है या इंटरनेशनल ट्रेड है, वो बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, नाउ अब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इतना हमने किया है ट्रांसपोर्ट के बारे में कि ट्रांसपोर्ट इतना एसेंशियल है, तो ट्रांसपोर्ट के बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं किस किस तरीके के होते हैं। अब ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं रोडवेज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो मार्क करवाऊंगी उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज इनको करते रहना अंडरलाइन। रोडवेज की अगर मैं बात करूं, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एग्रीगेटेड टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। डाटा कहीं नहीं आएगा, डाटा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि हमारे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स है, मतलब हम उन कंट्रीज में आते हैं जिनके पास रोड्स बहुत ज्यादा है। इन इंडिया रोडवेज हैज प्रीसीडेड रेलवेज, हमारे पास रोड्स ज्यादा है, रेलवे लाइंस इतनी नहीं है। They still have an edge over railways in view with the ease with which they can be built and maintained. आज की डेट में भी जो रोडवेज है वो रेलवेज के ऊपर मानी जाती हैं, बिकॉज हमारे पास जो रोड्स है वो इजीली हम बिल्ड कर सकते हैं। रोड्स की जितनी ईज है उतनी रेलवे लाइन बिछाने की ईज नहीं है। The growing importance of road transport vis-a-vis rail transport is rooted in the following reason. अब आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आएगा कि वाई रोडवेज इज प्रेफर्ड ओवर रेलवेज। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि क्यों रोडवेज हम प्रेफर करते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे लाइन। ए पॉइंट की पहली बात तो रोड्स बनाने की कॉस्ट बहुत कम है रेलवे लाइन बनाने की कॉस्ट से।
दूसरा रीजन है रोड कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। हम कैसी भी एरिया में रोड बना सकते हैं, कितनी भी रोड किधर भी टर्न कर सकते हैं, कितनी मर्जी डाइवर्जन बना सकते हैं, हम पहाड़ी रीजन में भी रोड्स बना सकते हैं। बट जो रीजन, जैसे पहाड़ी ही मैं बात कर रही हूँ, तो हिली एरियाज में रेलवे लाइन बिछाना या रेलवे लाइन को बार बार डाइसेक्ट करना वो बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम रोड ज्यादा प्रेफर करते हैं। तीसरा रीजन है रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एंड कैन ट्रांसवर्स माउंटेन सच एज द हिमालयस। मतलब अगर हम स्लोपी एरिया में भी जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा स्लांट है, उस एरिया में हम रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते, पहाड़ियों में हिमालयाज में नहीं बिछा सकते जहाँ पे ज्यादा स्लोप्स है, जहाँ पे माउंटेन्स है, बट हम वहाँ पे रोड्स जरूर बना सकते हैं। Last is road transport is economical in transportation of fewer person and relatively smaller amount of goods over short distances। मतलब अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, मतलब दिल्ली छोड़ो, आप कोई भी डिस्टेंस लो जो कि छोटा है, छोटे डिस्टेंस पे रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है, चीप पड़ता है। बट अगर हम छोटे डिस्टेंस पे थ्रू रेलवेज जाते हैं वो हमें महंगा पड़ता है। तो चाहे हमें छोटे डिस्टेंस पे कुछ पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो या फिर कुछ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो हमें रोड्स ज्यादा प्रेफरेबल होती हैं, ना कि रेलवेज। हाँ, आप सामान भी देखा करो, अगर आप सामान भी बेचते हो, आपको बहुत दूर भेजना है, किसी और स्टेट में भेजना है, तो हम रेलवेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उससे चीप पड़ता है। बट अगर हम खुद कोई 4 व्हीलर लेके जाएंगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बट शॉर्ट डिस्टेंस पे वी प्रेफर रोड्स। Then it also provides door-to-door service. That is, cost of loading and unloading is much easier. अब रोड से आप कोई सामान पहुंचा रहे हो, सीधा आपके घर तक पहुंच जाएगा, बट अगर वो सामान आप रेलवे से पहुंचा रहे हो तो घर तक थोड़ी आएगा, वो रेलवे स्टेशन तक आएगा, रेलवे स्टेशन से घर तक आपको कुछ और व्हीकल करना पड़ेगा, तब तक सामान आएगा। सो रोड्स का ये फायदा है कि डोर टू डोर सर्विस होती है एंड लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट कम पड़ जाती है हमें। Then, road transport is also used as a feeder to other modes of transport, such as provide a link between railway station, air and seaport. अब अगर रोड्स ना हो तो आप सोचो अपने घर से रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचोगे, या अपने घर से एयरपोर्ट कैसे पहुंचोगे, या अपने घर से सी पोर्ट कैसे पहुंचोगे। तो रोड्स जो है वो एक लिंक प्रोवाइड करती हैं ताकि आप इस ट्रांसपोर्ट से किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में पहुंच सको। तो ये एक फीडर की तरह एक्ट करती है, रोड्स होनी बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स किए हैं ये आप एग्जैक्टली अपने आंसर में लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड या व्हाई रोडवेज इज प्रेफर्ड ओवर रेलवेज। ओके, नेक्स्ट, in India, roads are classified into 6 classes according to their capacity। अब ये 1-1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो रोड्स हैं वो कितने तरीके की होती हैं। हमारे इंडिया में 6 क्लासेस में रोड्स को डिफाइन किया गया, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है क्योंकि आप इसको रिलेट कर सकते हो, आपकी नॉलेज भी अप होगी, तो आप याद भी रखने के लिए थोड़ा इजी चैप्टर है। तो हम जैसे कि मैप्स को देखते हैं तो हमें मैप में दिखते हैं ना नेशनल हाईवेज वगैरह बने हुए होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे अब बहुत तरीके की रोड्स होती हैं। अब रोड्स देखते हैं कौन कौन सी तरीके की होती हैं। पहला जो टाइप होती है रोड की, इट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। क्वाड्रिलेटरल समझते हो ना, ऐसे 4 उसको साइड्स को मिला के आप क्वाड्रिलेटरल बना देते हो। अब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका मतलब क्या है? The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi। अब देखो 4 मेजर सिटीज को लिंक कर दिया, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से वापस दिल्ली। क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एक बड़े बड़े हाईवे बना दिए गए हैं, और कितने बड़े? 6 लेन सुपर हाईवे, मतलब एक हाईवे में 6 लेन्स है, और इन सिटीज को कनेक्ट कर दिया, तो ये सुपर हाईवेज बनाए गए हैं। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर, जिसमें जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर एंड पोरबंदर एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाएं कनेक्ट की गई हैं। जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ईस्ट वेस्ट की बात करें तो असम से गुजरात।
पूरा कनेक्ट कर दिया, इसीलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, आप आपसे पूछ सकते हैं क्यों ये सुपर हाईवेज बनाए। The major objective of these super highways is to reduce time and distance between the mega cities of India. अब ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन बन रहे हैं कि मेजर हाईवेज जो है, यस गौरी, यस यू आर करेक्ट, मिनिमम स्पीड जो है 120 आपकी चल रही है, यस। तो मेजर हाईवेज जो है ये इन सिटीज को कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो ये बड़ी बड़ी सिटीज हैं यहाँ पे पहुंचना है तो टाइम भी कम लगे, डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाए। इस वजह से ये प्रोजेक्ट बनाया गया था कि चारों की चारों दिशाओं को आप कनेक्ट कर दो ताकि टाइम भी कम लगे, डिस्टेंस भी कम लगे। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अनदर 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक कि ये हाईवेज जो है वो किसने बनाए हैं, कौन सी अथॉरिटी है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने ये बनाए हैं। आप किसी भी नेशनल हाईवे पे जाएंगे, वहां पे जहाँ पे टोल प्लाजा होता है वहां पे अगर आप बोर्ड देखेंगे तो आपको NHAI लिखा हुआ दिख जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये होती है जो हाईवेज बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली टाइप आपने की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है एंड 4 दिशाओं में इसका नेटवर्क है, ओके। नेक्स्ट इज नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो नेशनल हाईवेज है वो एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री को लिंक कर देता है एंड दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर laid and maintained by Central Public Works Department. अब अगर पूछा जाए कि नेशनल हाईवे के बारे में बताया जाए तो नेशनल हाईवे के बारे में आप क्या बताते हो कि एक तो ये एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री को लिंक करता है, ठीक है। बेसिकली आप रोड्स बनाते हो, और रोड्स ये कौन बनाता है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, CPWD ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल हाईवे बनाती है। A number of major national highways run in north, south, east, west direction. नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में नेशनल हाईवेज बहुत सारे बने हुए हैं। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। आप बहुत सारे नेशनल हाईवे दिखते हो ना, NH47, NH41, तो ऐसे ही NH1 जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है वो कौन सा है, शेर शाह सूरी मार्ग। आप वो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि NH1 कौन सा है, तो शेर शाह सूरी मार्ग हमारे कंट्री का नेशनल हाईवे नंबर 1 है, जो कि कहाँ से कहाँ जाता है, दिल्ली से लेके अमृतसर का, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे जितने भी आप ट्रैवल करते हो वो CPWD बनाता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाता है, ओके। नेक्स्ट आता है स्टेट हाईवेज। Roads linking a state capital with different district headquarters are known as state highways. ऐसी रोड जो एक स्टेट की कैपिटल को उस स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स तक लिंक करती हो, ऐसी रोड्स को आप क्या बोलोगे, स्टेट हाईवे। नाम से ही पता लगता है उस स्टेट में वो रोड्स बनी हुई हैं जो स्टेट की कैपिटल को उसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के साथ लिंक कर रही है, उन्हें स्टेट हाईवेज बना बोलते हैं। और ये स्टेट हाईवेज कौन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है, ठीक है। और यही स्टेट हाईवे स्टेट में भी ये मेंटेन करते हैं और यूनियन टेरिटरीज में भी ये मेंटेन करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स। These roads connect district headquarters with other places of the district. अब नाम से ही पता लगता है डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को वो बाकी पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है, उसको डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं। हेडक्वार्टर्स को बाकी डिस्ट्रिक्ट के अदर पार्ट से कनेक्ट करने वाली रोड्स को डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोला जाता है। और ये रोड्स कौन मेंटेन करते हैं, जिला परिषद मेंटेन करती है इन रोड्स। देन आती हैं अदर रोड्स। अब कुछ और तरीके की भी रोड्स हैं जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो एक अदर रोड्स के नाम से उनको बोल दिया है। रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। गौरी, ये नेशनल हाईवेज जो है इनके नाम दिए होते हैं, तो ये नाम है, कोई नंबर 1 वाला है जो 1 बना है, देन 2 3 नाम दिए गए हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई। अब पता लगना चाहिए ना, दिल्ली टू अमृतसर जो जा रहा है वो NH1 है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरीके से इनका दे रखा है, ओके।
तो आपके पास जो रूरल रोड्स है, जो कि रूरल एरियाज को, विलेजेस को किसके साथ लिंक करती है? टाउन्स के साथ। गांवों के रीजन्स को टाउन्स के साथ लिंक करती है, वो भी अदर रोड्स की कैटेगरी में आती हैं। These roads received special impetus under प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना के अंडर जो ये रूरल रोड्स है वो बनाई गई थी ताकि वो टाउन्स के साथ कनेक्ट हो सके। तो वो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके अंडर कनेक्ट की गई थी। अंडर दिस स्कीम, अब क्या हुआ था इस स्कीम के अंडर? Special provisions were made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all-season motorable road. मतलब जब ये योजना शुरू की गई थी, इस योजना का मोटिव था कि हमारे देश में जितने भी गांव हैं, वो गांव आसपास का जो भी मेजर टाउन होगा, उस गांव से एक सड़क जानी चाहिए उस मेजर टाउन तक, ताकि गांव के लोगों को हम उस टाउन के साथ लिंक कर सकें। और वो सड़क ऐसी होनी चाहिए जो कि ऑल सीजन मोटरेबल रोड, मतलब बारिश आए, तूफान आए, वो सड़क पक्की होनी चाहिए, कंक्रीट की होनी चाहिए, ऐसे कच्ची सड़क नहीं बनानी है। तो पक्की सड़कें, कंक्रीट की सड़कें बनाने की योजना इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर शुरू हुई थी, ताकि हर गांव जो इस देश का है वो आसपास के किसी मेजर टाउन से कनेक्ट हो पाए। ओके, देन आती है हमारी बॉर्डर रोड्स। Apart from these, Border Road Organization, a Government of India undertaking, constructs and maintains road in the bordering area of the country. हमारे देश के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे जो सड़कें बनती हैं, वो सड़कें कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पूछा जाता है कि बॉर्डर रोड्स कौन बनाता है? तो BRO बनाते हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड्स बनाती हैं जो कि कंट्री के बॉर्डर्स में बनती हैं। This organization was established in 1960 for the development of roads of strategic importance in northern and northeastern border areas. 1960 में ये BRO ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और इनका मेन पर्पस क्या था कि जो हमारा नॉर्थ रीजन है और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहाँ पे बहुत पहाड़ है, बहुत ही ऊपर नीचे जमीन है, वहां पे हम रोड्स बना सके ताकि उन एरियाज की भी डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मतलब कल को लड़ाई होती है या कल को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है या उन जगहों के लोगों को इधर उधर या पूरे बाकी देश के साथ कनेक्ट होना है, तो उनके पास रोड्स होनी चाहिए, वहां तक रोड्स जानी चाहिए। इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिन्होंने बॉर्डर पे रोड्स बनाई। These roads have improved accessibility in the areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas. अब आज भी आप सोचो कि जिन जगहों तक रोड ही नहीं पहुंचती है वहां तक डेवलपमेंट कैसे पहुंचेगी, क्योंकि वहां तक तो कोई सामान, कोई गुड कुछ पहुंचता ही नहीं होगा, और पहुंचता भी होगा तो बहुत ही देरी में पहुंचता होगा क्योंकि ह्यूमंस ही लेके जाते होंगे। तो क्योंकि हमारा नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसका टेरेन ऐसा है कि बहुत पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊपर नीचे है, मौसम बहुत एक्सट्रीम चलता है, तो इस वजह से वहां पे रोड्स बनानी जरूरी थी ताकि उन एरियाज की भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो पाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। यहाँ पे देखिए हिली ट्रैक्स है, तो ये कितना ऊपर नीचे है, यहाँ पे रोड्स ही जा सकती हैं। यहाँ पे ट्रैफिक ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड, आप देखिए कितनी बर्फ पड़ रही है, कितना एक्सट्रीम वहाँ पे टेम्परेचर चलता है, वहाँ पे उस हिसाब से वहाँ पे रोड्स बना रखी हैं, जहाँ पे वैसे नहीं जाया जा सकता, बट इस तरीके से एटलीस्ट आप पहुंच सकते हैं। So roads can be classified on the basis of the type of material used for the construction. अब roads भी different तरीके की होती हैं कि किस तरीके का construction material उसमें यूज किया गया है, यानी कि एक material होता है मेटल्ड और एक होता है अनमेटल्ड जो कि रोड बनाने में यूज होता है। अगर मैं मेटल्ड रोड की बात करूं तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है? उसमें सीमेंट यूज होता है, कंक्रीट होता है, बिटुमिन ऑफ कोल होता है। इसीलिए इन रोड्स को ऑल वेदर रोड्स कहा जाता है, यानी कि जो हमारी सिटी में जितनी भी रोड्स बन रखी हैं पक्की है ना, ऐसा तो नहीं कि बारिश आई और पूरी रोड ही बह गई, ऐसा नहीं है। उनमें कंक्रीट यूज किया गया है, उनमें कोल टार यूज किया गया है, तो वो पक्की रोड्स है, यानी ऑल वेदर, कैसा भी मौसम आए वो चलेगी। बट अनमेटल्ड रोड्स कौन सी होती हैं? जो कच्ची होती हैं, ऐसे पत्थरों को इकट्ठे करके, मिट्टी को इकट्ठा करके उन्होंने बना दी।
सो दे गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन। बारिश का मौसम आया तो वो रोड की रोड ही बह जाती है। तो ऐसी रोड्स भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं जो कि मौसम के हिसाब से टिकती हैं, तो उनको हम अनमेटल्ड रोड्स बोलते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स कौन सी हैं, तो आप यहाँ पे जरूर मार्क कर लेना। ओके, सो ये वाला टॉपिक हमारा जो है वो रोडवेज था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेलवेज पे। तो आई होप आपको रोडवेज वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अब नेक्स्ट करेंगे रेलवेज।